नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक गर्मा-गर्म खबर। कांग्रेस में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई दिल्ली में, और जिन 15 सीटों पर कांग्रेस को नाम तय करने बाकी थे, उनमें से 6 सीटों पर नाम तय हो गए, ऐसी सूत्रों ने खबर दी है। सीसी की बैठक के बारे में, नामों के चयन के बारे में दिन में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने भी कुछ कहा, सचिन पायलट ने भी कुछ कहा, रंधावा ने भी कुछ कहा। लेकिन शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते नाम छनकर सामने आए हैं। जयपुर शहर से सुनील शर्मा, झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया, प्रमोद जैन भाया की पत्नी जो खान मंत्री थे गहलोत सरकार में। दौसा से विधायक मुरारीलाल मीणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। उमेदराम बेनीवाल, जिसका हम 3 दिन पहले जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस में लाया गया। संगीता बेनीवाल, बाल आयोग की अध्यक्ष थी वो अशोक गहलोत सरकार में, और कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया गया है। एससी की सीट है, श्रीगंगानगर। आज रात या कल घोषित हो जाएंगे नाम। सबसे पहले इन नामों की चर्चा कर लेते हैं। हम अपने ब्यूरो चीफ जी कोशिश करते हैं बात करने की नरेश से, कि नरेश बताएंगे कि ये नाम कैसे, और बाकी कुछ सीटों को होल्ड पे रखा गया है। 3 सीटों पर अभी असमंजस है। कोटा को लेकर लगभग स्पष्ट ही है कि प्रहलाद गुंजल कल ज्वाइन कर लेंगे कांग्रेस। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। अभी आइए, सबसे पहले आज सीसी की बैठक में क्या हुआ और क्या, सबसे पहले नरेश शर्मा से बात करते हैं, हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ। नरेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये 6 सीटों पर नाम तय होने की बात सामने आई है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए 15 नाम बाकी है कांग्रेस को घोषित करने में। आज जो सीईसी की मीटिंग हुई थी उसमें सभी 15 सीटों पे चर्चा हुई थी, लेकिन 6 सीट ऐसी है जिन पे नाम फाइनल हो चुके हैं। एक एक नाम जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं, और जिनके नाम की घोषणा या तो आज देर रात तक या कल घोषित कर दी जाएंगी। और खास बात यह है कि नए चेहरों को उतारने की कोशिश की गई है इस बार। कुलदीप इंदौरा है, उनको उतारा जा रहा है। संगीता बेनीवाल जो बाल आयोग की जो थी, उनको उतारा जा रहा है। उमेदराम जो हाल ही, आपको ध्यान, आरएलपी छोड़कर और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दौसा से विधायक मुरारी मीणा, ये महत्वपूर्ण नाम है। पिछली बार भी मुरारी मीणा के परिवार से टिकट मिला था, काफी नजदीकी मुकाबला रहा था, और राजस्थान की 25 सीटों में से एकमात्र दौसा ऐसी सीट है जो सबसे कम अंतराल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और जो प्रमोद जैन भाया का नाम चला था कोटा बारात से, लेकिन उनकी पत्नी का नाम फाइनल हुआ है। जो सबसे जयपुर शहर की जो चर्चा थी, वहां पे सुनील शर्मा का नाम फाइनल हुआ है। सुनील शर्मा जो कि उनकी शिक्षा जगत में एक पहचान है, एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जयपुर उनकी यूनिवर्सिटी है, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के ये सुरेश शर्मा जो जयपुर शहर के अध्यक्ष थे पहले कांग्रेस के, बिल्कुल इनके जो भाई थे सुरेश शर्मा, जो कि पहले जयपुर शहर की कांग्रेस की राजनीति करते थे। असामयिक निधन उनका हो गया था। इसके बाद जो सुनील शर्मा है, वो शिक्षा जगत में पहले उन्होंने काम किया, फिर कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए। हालांकि इन्होंने हवा महल से विधानसभा की टिकट भी मांगी थी, लेकिन तब उनका नंबर नहीं आया। और पिछली बार लोकसभा जब चुनाव हुए थे, तब भी इनका नाम पैनल में था, लेकिन अंतिम समय पे ज्योति खंडेलवाल को टिकट दी गई थी। मैं समझता हूँ ये कुलदीप इंदौरा जो गंगानगर से नाम तय हुआ, ये हीरालाल इंदौरा के बेटे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़, वहाँ पे जो कुलदीप इंदौरा का नाम आया है, तो वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत उनका नाम उतारा गया है। पहले जो है उनको राज्यसभा चुनाव लड़ाने की भी एक बार बात हुई थी, जब नीरज डांगी को टिकट दिया गया था, तब कुलदीप इंदौरा का नाम भी चला था, लेकिन बाद में उनको संगठन में जगह दी गई। तो अब उनको संसद भेजने की तैयारी कर रही है, राज्यसभा की बजाय लोकसभा जो है कांग्रेस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। संगीता बेनीवाल के रूप में महिला चेहरा कांग्रेस ने उतारने का फैसला किया है, और इसके अलावा मुरारी मीणा। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि भाजपा दौसा से किसको उतारती है, क्योंकि ये मुकाबला पिछली बार भी रोचक हुआ था, नजदीकी मुकाबला था।
1 लाख से कम का जो परिणाम यहाँ पे रहा था। तो ऐसे में फिर से अब दौसा का जो मुकाबला है, जयपुर के नजदीक की सीट है, तो यहाँ पे क्या जो है कमल खिलता है या हाथ मजबूत रहता है, ये देखना होगा। दौसा में तो ये स्पष्ट है कि जसकौर मीणा जो वर्तमान सांसद है, या तो उनकी बेटी को टिकट मिलेगा बीजेपी का, या फिर जगमोहन मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के भाई को मिलेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दो में से किसी एक को टिकट मिलेगा। बिल्कुल, नजर इसी बात पे है कि क्या जगमोहन टिकट हासिल करने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी जिसपे कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि यहाँ पे कुछ होल्ड रखा जाए, पहले बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम तय करेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के वेट एंड वॉच के जो चक्कर में जो है वो फिर ज्यादा इंतजार जो है लंबा खींचता जा रहा था। जगमोहन मीणा अगर यहाँ से उतरते हैं भाजपा की तरफ से, तभी मुकाबला और रोचक होने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ मुरारी मीणा होंगे, एक तरफ जगमोहन मीणा होंगे। लेकिन भाजपा ने किसका नाम फाइनल किया है ये देखना होगा। लेकिन हाँ ऐसे है, क्योंकि आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार ये एकमात्र ऐसी सीट थी जो भाजपा ने 1 लाख से कम अंतराल से जीती थी, और तब क्योंकि जो मुरारी मीणा है उनकी पत्नी को टिकट मिली थी। अगर कहा जा रहा था कि उस वक्त मुरारी मीणा खुद मैदान में होते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन इस बार पार्टी ने इसी कारण से मुरारी मीणा है उनका नाम फाइनल। नरेश, उर्मिला जैन भाया एक बार फिर मैदान में होंगी। प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख रही है वहां से, 12 से। तो प्रमोद जैन भाया खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। देखिए, पहले तो पार्टी यही चाहती थी कि खुद प्रमोद जैन भाया है वो चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार भी जो अगर बात करें, पहले भी लड़ चुकी हैं चुनाव। उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख भी रह चुकी है, लेकिन अब संभवतः एक तो कह सकते हैं कि रणनीति का एक हिस्सा होगा कि एक भाया के परिवार में टिकट भी दे दे और महिला चेहरा भी हो, तो कांग्रेस के पास जो है वो एक ये बात कहने को और हो जाएगी कि हमने महिलाओं को ज्यादा मौका दिया है। हालांकि उनमें से दोनों को किसी को टिकट मिले वो भाया की टिकट ही मानी जाती है, और भाया के अलावा बात एक ही है जी, बिल्कुल बात एक ही है, और भाया के अलावा वहाँ कोई ज्यादा विकल्प भी जो है वो कांग्रेस के पास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में न केवल मजबूत उम्मीदवार भी होना चाहिए, होने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है ताकि वो चुनाव भी लड़ सके। तो वहाँ पे जो लगता है कि इनसे ज्यादा और अच्छा विकल्प उनका प्रमोद जैन भाया का आर्थिक रूप से समृद्धता में विकल्प नहीं हो सकता चुनाव लड़ने में। बिल्कुल, और यही कारण है कि इसीलिए संभवतः जो कांग्रेस ने फैसला किया है। सामने मैदान में दुष्यंत सिंह है, वसुंधरा राजे के बेटे। देखिए, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मजबूत है, फिर से लगातार वो पूरे जब सांसद बन जाते हैं तब से वो सक्रिय हो जाते हैं। और इस बार भी आपने देखा, जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई थी, टिकट की घोषणा हुई थी, उसके बाद फिर वो लगातार जो है वो सक्रिय हो गए। खुद वसुंधरा राजे हैं, वो भी भारत झालावाड़ है, उसी में पूरी तरह से सक्रिय है, और दुष्यंत भी पूरी तरह सक्रिय है। तो वो सीट वैसे भी देखिए भाजपा का गढ़ माना जाता है। 5 बार तो वसुंधरा राजे जीती वहां से लगातार। बिल्कुल, वसुंधरा राजे जीते हैं और उनके पुत्र है, और वहां भी यही स्थिति है कि बेटा लड़े तो भी चुनाव वसुंधरा राजे लड़ रही होती है, जैसे उर्मिला जैन भाया के केस में। बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ वसुंधरा राजे का ही चुनाव ये माना जाता है जी। लेकिन बड़ी चीज ये, कुछ दुष्यंत है वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और लगातार जनता के बीच जाते हैं, और उस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है अगर लोकसभा के हिसाब से अगर हम बात करें। चलिए, धन्यवाद नरेश, धन्यवाद आपका। काफ़ी सारी बातें आपने बताई। अब मैं कुछ बातें हम नेताओं के मुंह से सुन लेते हैं। सचिन पायलट कुछ बोले, टीकाराम जूली कुछ बोले। आइए पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर तफसील से इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्यों चाहती है गठबंधन करना 3 सीटों पर उन पार्टियों से जिनके पास मात्र 1 विधायक है, 2 विधायक है, 1 भी विधायक नहीं है। पहले बात सुनते हैं सचिन पायलट, टीकाराम जूली, रंधावा की। जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं। जो बाकी 15 सीटें हैं उस पर बहुत जल्द AICC का निर्णय आएगा और फाइनल आपको लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई। 2 नाम सामने आए सर, एक तो चरणजीत सिंह चन्नी और जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया। जो भी नाम फाइनल होंगे उसकी ऑफिशियल घोषणा AICC कर देगी, लेकिन हम सब ने अच्छे माहौल में चर्चा की, जैसे मैंने कहा। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में,
इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें और मुझे लग रहा है कि जो इस प्रकार का अब तक हमारा प्रचार हो रहा है और जो कैंडिडेट्स हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अब तक जो नाम हमने अनाउंस किए हैं उसका अच्छा फीडबैक मिला है और जो 10 हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और वर्कर्स का अच्छा फीडबैक हमको मिला। आउटसाइडर्स अलाउ है, फिर दोबारा होगी या हो गया पूरा? कितनी सीटें रह पाएंगी? क्या कह रहे हैं? पीछे कितनी सीटें बचेगी? मैंने कहा ना, सब पे चर्चा हो गई है और अधिकृत घोषणा AICC दोबारा तो नहीं होगा सर? आउटसाइडर्स आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलाउ है या नहीं है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। राजस्थान जो भी नाम फाइनल किए हैं उसकी ऑफिशियल घोषणा AICC करेगी। राजस्थान के आज CEC के अंदर 15 सीटों पे चर्चा हुई है, जिसमें से 3 सीटें जो अलायंस में हैं उन पे अभी जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है वो उस पर निर्णय ले रही है। बाकी चर्चा सभी 15 सीटों पे आज हो गई है। क्या अनाउंस कर देंगे? आज जो है CEC की सभी जो हमारी सीटें हैं उनके ऊपर चर्चा होगी है और हमने उनको सिंगल नाम जो है नेम है उनके ऊपर हमारा एग्री हो गया सभी और जल्दी लिस्ट जो है वो हाईकमांड जो अनाउंस कर देंगे। सर 2 बाहरी नाम आए जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और जिग्नेश मेवानी, क्या ये खबरें? देखिए चरणजीत सिंह चन्नी का कोई नाम नहीं है, भवानी जी का भी कोई नाम नहीं है और मेरे ख्याल पता नहीं किसने चन्नी जी का नाम चला दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे को भी 1-2 कॉल आई कि उनका नाम है, पर देखिए जो पंजाब के हैं, पंजाब में वो लीडर हैं तो हमारे पंजाब वाला राजस्थान में क्यों जाकर लड़ेगा? यानी आप कह रहे हैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लड़ेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया रंधावा ने कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नेता नहीं लड़ेंगे राजस्थान में, जिग्नेश मेवानी गुजरात के नेता नहीं लड़ेंगे राजस्थान में, राजस्थान के धरती पुत्री ही लड़ेंगे राजस्थान की सरजमी पर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो बात टीकाराम जूली के मुंह से निकल गई, जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट बाप को देने का विषय विचाराधीन है। भारतीय आदिवासी पार्टी को, जिनके 2 विधायक हैं मात्र प्रदेश में, पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के बाद, हालांकि स्थानीय कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस ही लड़े, अर्जुन बामनिया चाहते हैं, बाकी लोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस में चर्चा है बाप के साथ अलायंस करके और बांसवाड़ा की सीट दे दे और बदले में उदयपुर की सीट पर बाप का समर्थन मिल जाए तो 2 सीटों का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, शायद दोनों जीत जाए, ऐसा कांग्रेस में आकलन है। और CPM के पास एक भी सीट नहीं है, उसको सीकर देना चाहते हैं, कॉमरेड अमराराम को लड़ाना चाहती है कांग्रेस। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये राज की बात अंकगणित पर आधारित है। कांग्रेस और बीजेपी में विधानसभा चुनाव के समय 2.43% वोटों का अंतर था, मात्र। सीटों का अंतर कितना भी रहा हो, 115 और 70-71, लेकिन वोटों का अंतर 2.43% था, जबकि 1.82% मिले बाप को, भारतीय आदिवासी पार्टी को, और 0.96% मिले CPM को। अगर इन तीनों के वोट जोड़ लें कांग्रेस के वोटों के साथ तो ये 5.17% वोट जुड़ जाते हैं। अगर बाप को मिलने वाले वोट, CPM को मिलने वाले वोट कांग्रेस के पास चले जाते हैं या अलायंस में चले जाते हैं, बीजेपी के विरुद्ध पड़ते हैं वोट एकजुट होकर, तो 5.17% वोटों का इजाफा होता है और उसमें 2.43% का अंतर घटा दिया जाए तो भी 0.3% वोट कांग्रेस और अलायंस के ज़्यादा हो जाते हैं बीजेपी से। अगर वही नतीजा रहे जो विधानसभा चुनाव में था तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए कांग्रेस इन वोट कठुआ पार्टी, इनको मैं वोट कठुआ पार्टी कहता हूं, कि 3 सीटों पर चित्तौड़ पे और उदयपुर पे और बांसवाड़ा पे बाप वोट खराब कर सकती है, CPM सीकर में खराब कर सकती है, चूरू में वोट खराब कर सकती है, गंगानगर में वोट खराब कर सकती है, बीकानेर वोट खराब कर सकती है, वहाँ उनका प्रभाव है। तो इन तीनों को इसलिए सीट देना चाहती है, इन तीनों को अगर लड़ा दिया, कांग्रेस के वोट, SC के, मुस्लिम के, मीणा वोट, दूसरे वोट मिलके ये जीतने की स्थिति में, टक्कर देने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इनके वोट नहीं काटने की वजह से कांग्रेस कम से कम 10-12 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले बराबरी पर आ खड़ी होती है। इसलिए एक भी सीट नहीं जीतने वाली CPM के अमराराम को कांग्रेस सीकर से उतारना चाह रही है, जबकि 4-5 सीटें उसके पास है विधानसभा की, और बाप को देना चाहती है कि इनके वोट अक्यूमुलेट हो गए तो बीजेपी से 3% वोटों की बढ़त अंकगणित के हिसाब से उनको मिल जाती है विधानसभा चुनाव जैसे ही वोट अगर पड़े तो। इसलिए कांग्रेस इन नगण्य सी दिखने वाली वोट कठुआ पार्टी से, क्योंकि वोट काट करके वो कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर देते हैं, बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर देते हैं, इसलिए
इनके साथ कंप्रोमाइज की, गठबंधन की बात चल रही है, वरना राजस्थान में स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के साथ। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन वोट काट काट के अगर छोटी पार्टियां कांग्रेस को नीचे ले आती बीजेपी के मुकाबले, तो कांग्रेस एक अक्लमंदता दिखा रही है, समझदारी दिखा रही, रणनीतिक समझदारी दिखा रही है कि इनको 3 सीट दे दो भले, लेकिन इनसे 5-7 सीटों पर वोट लेकर के हम बराबरी की टक्कर में आ जाएं। इसलिए आज एक नई घटना हम 2 दिन से जिक्र कर रहे थे प्रहलाद गुंजल का। प्रहलाद गुंजल ने मोदी के परिवार को नमस्ते कह दिया, और ये मैंने देखा है कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है याचना नहीं अपहरण होगा। ऐसी चर्चा आज पूरे दिन भर मीडिया में रही। तो प्रहलाद गुंजल कल 12 बजे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीसी के दफ्तर में, मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें रहेंगे, सचिन पायलट उसमें रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा उसमें रहेंगे, रंधावा उसमें रहेंगे, और बड़े हायर लेवल पर जाकर के प्रहलाद गुंजल को पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी और उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। जैसा मैंने कल भी कहा था, 2 दिन पहले भी संकेत किया था, कोटा की सीट पर लोकसभा अध्यक्ष के सामने उतारा जाएगा उनको मैदान में कांग्रेस तरफ से। और ये बात इसलिए मामूली नहीं है कि एक जमाने में रामनारायण मीणा कोटा से सांसद रहे और टोंक सवाईमाधोपुर से गुजर लगातार सांसद रहे। अब के कांग्रेस ने मीणा उतारा है टोंक सवाईमाधोपुर, हरीश मीणा जो एमएलए है वर्तमान में। सचिन पायलट भी उसी सीट से आते हैं, विधानसभा सीट उनकी वही है। और गुजर को उतार देगी अगर कांग्रेस कोटा से, अगर कोटा झालावाड़ की सीट, क्षमा करें कोटा बूंदी की सीट और टोंक सवाईमाधोपुर सीट के गुजर मीणा एकजुट हो गए, ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस बनाने में सफल हो गई, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी बीजेपी को। इस गणित के हिसाब से चल रहे हैं, बशर्ते कि चांदना, हरिमोहन शर्मा और खुद शांति धारीवाल कांग्रेस के लिए सक्रिय होते नजर आए। बशर्ते कह रहा हूं, और ममता शर्मा भी साथ तौर पे कहना चाहता हूं, जो अभी हाल ही में कांग्रेस में लौटी बीजेपी से। ये नेता क्या इस कॉम्बिनेशन को स्वीकार करेंगे, प्रहलाद गुंजल को स्वीकार करेंगे, और इनके अपने जो कभी बीजेपी में चले गए या कभी बीजेपी से हाथ मिला के काम कर रहे हैं, उन सब बातों को देखते हुए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मीणा गुजर कॉम्बिनेशन के बावजूद कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व, और क्या सचिन पायलट भी गुजर वोट टोंक सवाईमाधोपुर में डाइवर्ट करा पाते हैं हरीश मीणा के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। बीजेपी का कैंडिडेट आना भी बाकी है। तो कल हम देखेंगे प्रहलाद गुंजल ज्वाइन करते हैं, उस समारोह की चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज दिन भर जयपुर शहर की सीट के लिए एक नया नाम उभर कर सामने आया, पूजा कपिल का। पूजा कपिल 20 साल पहले महारानी कॉलेज छात्र संघ की अध्यक्ष रही हुई है और वो इस समय अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा के महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रवक्ता भी हैं, पैनलिस्ट भी हैं, टीवी चैनलों पर जाती हैं बहस करने के लिए। आज दिन भर जितने टिकट के दावेदार उनके बीच चर्चा का विषय रहा पूजा कपिल का नाम। ब्राह्मण भी हैं, अलवर के रहने वाली मूलते, लेकिन महारानी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं। तो सारे टिकट के दावेदार हड़कंप मचा हुआ है इस नए नाम को लेकर। हम नहीं कह रहे कि उनको टिकट मिलने पर विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर ये नाम आज चर्चा में आ गया। आज मुख्यमंत्री भजनलाल और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष झुंझुनू गए और चूरू गए और फिर पुष्कर गए। आज उन्होंने वहाँ पर मंत्र दिया जीत का, उन्होंने क्लस्टर की बैठक ली। कल वो जयपुर में क्लस्टर की बैठक लेंगे और जयपुर में शाम को जवाहर नगर स्थित महेश्वरी स्कूल के सभागार में क्लस्टर की बैठक होगी। और कल दिन में ही सुबह एक लोकतंत्र के रक्षकों का कार्यक्रम होगा बिरला ऑडिटोरियम में। लोकतंत्र के रक्षक मतलब जो सन 74 में जेपी मूवमेंट में थे या उसके बाद आपातकाल में जेल गए, और अधिकांश उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और बीजेपी के लोग शामिल हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह में जाएंगे। कल तक कांग्रेस के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नाम फिर भी मुझे लगता है 22 मार्च को ही हमारे सामने आएंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।